गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के शुरुआती नियम और कुछ एग्जाम्पल अपने किए। अभी आज हम शुरू कर रहे हैं एक एग्जाम्पल जो बीच में हमने छोड़ा था, सी कट्स ए ट्री, जिसमें V1 S या ES और मैंने आगे यहाँ लिखा है सी सब्जेक्ट V वर्ब ए ट्री ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखना है हमें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम अपने स्थानों पे रखेंगे ही। इससे पहले हमें ये देखना है कि बिल्कुल मध्य में ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या है, V1 प्लस S या ES, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इस वाक्य को हम एक बार बना के देखते हैं। ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आते हैं, ए ट्री। अब 2 नंबर पे एक बार हम इसको वैकेंट छोड़ते हैं और उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। कट की थर्ड फॉर्म, कट कट कट, तीनों सेम प्रोनाउंसिएशन में और सेम स्पेलिंग, CUT CUT CUT। थर्ड फॉर्म कट लगाया। उसके बाद में चौथे नंबर पे अपने कहा बाई का यूज़ करेंगे और सी का प्रोनाउन जाते हुए ऑब्जेक्टिव क्या बन जाएगा, हर। देखो अब बात सिर्फ कहाँ रहेगी कि हमें हेल्पिंग, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। हेल्पिंग वर्ब अब देखते हैं किसके आधार पे लगाएंगे। अब ये वर्ब कौन सी है, इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। S या ES लगाए, डेफिनेटली फिर कौन सी होगी, V1, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब सेंटेंस हो, यानी कि आपको एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या उसके साथ S या ES दिखाई दे, तो आप B फॉर्म, कौन सा B फैमिली में से कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस में EZMR आता है ना, सेम इसी प्रकार हम V1 या उसके साथ S या ES लगाओ तो EZMR में से कोई है एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ए ट्री। तो ए ट्री के साथ सिंगुलर वर्ब कौन सी आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही। ये ध्यान रखना है, जिस वर्ब के साथ S लगा हो तो वो सिंगुलर वर्ब में ही आते हैं। आप देख सकते हैं इज, डज, वाज, हैज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा दूं, जो पहले हमने 6 नियम किए थे उसमें हमने देखा कि नंबर 2 में पर हमने साइक्रिया लगाएंगे तथा नंबर 5 पर लिखा भी था कि वाक्य का टाइप व टेंस नहीं बदलेगा, अर्थात केवल साइक्रिया। ये प्रश्न होता है कि साइक्रिया कौन सी आएगी, वाक्य का टाइप हमने नहीं बदला, केवल ये देखा कि साइक्रिया कौन सी आएगी। इससे पहले हम लगा चुके हैं। अब इसी तरह से जब कोई वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है, उसकी वर्ब को पहचानते हुए आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस का किस प्रकार का वाक्य है। उसी हिसाब से हम उसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए V थर्ड लगाएंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में V थर्ड का प्रयोग होगा। यहाँ चाहे अपने पास फर्स्ट फॉर्म है, ING फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो फिर थर्ड फॉर्म का तो कोई जिक्र ही नहीं, वो तो सेम का सेम लिखना ही है। अब मैं यहाँ से चलूँगा एक्टिव वॉइस में। यदि आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 ऑब्लिंग S या ES आपको नज़र आता है, तो उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब EZMR में से कोई एक यूज करेंगे, जैसा मैंने एग्जाम्पल में ऊपर किया। ठीक 2 नंबर पर देखिएगा, डू और डज, यानी कि जब कोई नेगेटिव वाक्य होगा तो डू नॉट या डज नॉट होगा, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज शुरू में आएगा। तो हमने यहाँ साफ लिखा है कि डू और डज के स्थान पर, डू और डज के स्थान पर, स्थान पर से मतलब डू और डज को हटाएंगे और उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, EZMR। नॉट यदि लगा हुआ है तो हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि वाक्य का टाइप नहीं बदलना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए EZMR लगाते हुए वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। इसी तरह से इस चार्ट को फिर से पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट पे आएंगे। पास्ट इंडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट में V1 आता है, उसके साथ S या ES आती है। देखो पास्ट इंडेफिनेट में देखो V2 आएगा। पास्ट इंडेफिनेट सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। V1 हो तो आपने EZMR लगाया। अब V2 है तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वाज वर्ब, यानी कि पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब
यूज़ करेंगे और वो उसका रूप कौन सा होगा, बी, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि पैसिव वॉइस बी फॉर्म से ही बनता है। बी फैमिली की जितनी भी फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारी लगाते हुए हम उसको पैसिव बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ V2 जब आ जाए तो उसका पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को बदलते हुए 2 नंबर पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वाज और वर में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज, और प्लूरल है तो वर लगाएंगे। इसी तरह नेगेटिव में डिड नॉट आ जाए और इंटेरोगेटिव में यदि डिड शुरू में आ जाए, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, वो अपने आगे और पढ़ेंगे, तो डिड के स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ, डिड के स्थान पर से मतलब डिड पूरा हटाएंगे। डिड पूरा हटाएंगे तो उसके बाद में आने वाली वर्ब कौन सी होगी, डिड पहले लगा होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आपको फर्स्ट फॉर्म को नहीं देखना है, अब आपको केवल किस पे ध्यान देना है, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डिड, तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब कौन सी होगी, V1। अब आपको डिड को देखते हुए डिड को हटा करके उसके स्थान पर हम वाज और वर का यूज़ कर देंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में चेंज हमने किया। इसी तरह से बड़ी अजीब सी बात आप सोच रहे होंगे कि यदि फर्स्ट फॉर्म हो तो इज-एम-आर लगा दें, सेकंड हो तो वाज वर लगा दें, और यदि इज-एम-आर पहले से ही आ जाए प्लस V1 के साथ क्या आएगा फिर, ING, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बना रहे हैं हम। इज-एम-आर प्लस V1 के साथ कौन सी, ING, जिसको इंग फॉर्म बोलते हैं। ये कंटिन्यूस में आती है इंग फॉर्म, प्रत्येक कंटिन्यूस में, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस इज-एम-आर प्लस V1 के साथ ING यदि आपको कहीं दिखाई देती है तो आप इज-एम-आर को इज-एम-आर रखेंगे। यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब को अपनी सूझबूझ से नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने दे रखा है, इज-एम-आर को इज-एम-आर ही रखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदल जाएगी। सब्जेक्ट का यदि कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आते हुए अपना रूप प्लूरल में यूज़ करे, बहुवचन हो, तो वहाँ हम आर लगाएंगे, सिंगुलर तो इज, और आई के रूप में आता है तो एम यूज़ करेंगे। अर्थात इज-एम-आर फैमिली में से ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज-एम-आर यूज़ करेंगे। अब पैसिव वॉइस में ये कंडीशन है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, तो वी थर्ड तो हम लगाएंगे ही। यहाँ हम वी थर्ड तो यूज़ करेंगे, दिख रहा है आपको, ये वी थर्ड तो हम लगाएंगे, हर एक में लगेगी। तो वी थर्ड से पहले हमें देखना है कि ING कहाँ लगी हुई है, V1 के साथ ING लगी हुई है, और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये ING कहाँ जाए भाई, इसका भी देखो, इज-एम-आर के साथ हम ING को बी के साथ जोड़ते हुए, यानी कि बीइंग प्रयोग कर देंगे। ING को कहाँ रख देंगे, एक तरह से बीइंग में। अब ये क्या कहा जा सकता है कि इज-एम-आर को इज-एम-आर रखेंगे और इंग फॉर्म वाले सेंटेंस में हम बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे क्रम से, एक बार हम केवल चार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये मैंने पहले बना के रख लिया है समय की बचत के लिए। अब यहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब यहाँ पास्ट इज-एम-आर के स्थान पे वाज वर आ जाए तो वाज, और प्लस ING आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ वाज वर को क्या रखेंगे, वाज वर ही रखेंगे, अर्थात दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और प्लस बीइंग, ING बी के साथ लगाते हुए इसको बीइंग बनाएंगे, और वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, पैसिव में थर्ड लगाते आ रहे हैं कंटिन्यू। मेन वर्ब का कौन सा रूप आता है, थर्ड फॉर्म आती है, शाबाश। इसी तरह वाज वर प्लस V1 के साथ ING है तो हम बीइंग लगा देंगे। अर्थात जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस इंग फॉर्म लगी हो तो वहाँ हमें पैसिव बनाते समय उसी फैमिली में से इज-एम-आर को इज-एम-आर रखते हुए, वाजवार को वाजवर रखते हुए, बीइंग लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखो, सबसे इजी पैसिव वॉइस में मैं कहता हूँ ये सबसे इजी टेंस है, वाक्य होते हैं एक्टिव के जिनको पैसिव में बनाया जा सकता है। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आपको पता है टेंस आपने किए थे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, वी थर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थर्ड। अब देखिएगा, हैज हैव को हैज हैव ही रखेंगे, हैज हैव को हैज हैव ही रखेंगे, और वी थर्ड को लास्ट में क्या रखेंगे, इसमें वी थर्ड को वी थर्ड ही रखेंगे। तो फिर हमने परिवर्तन क्या किया, हैज हैव को हैज हैव रखा, वी थर्ड को वी थर्ड रखा, लेकिन
हैज हैव के साथ पैसिव वॉइस में BEEN, बी फैमिली में से बीन हमने लगा दिया। हैज हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड, अर्थात वी थर्ड पहले से लगा हुआ था, हैज हैव अपने पास पहले थे सेंटेंस में था, तो इस वाक्य में हमने केवल किया क्या, बीन शब्द को यहाँ यूज किया पैसिव बना। इससे भी इजी देखिएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में केवल हैड ही एक सिंगुलर एक कह सकते हैं जिसको सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, उसमें भी उसको पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, हैड को हैड ही रखेंगे। इसमें हमें कुछ चूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी पास्ट परफेक्ट में केवल एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आती है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी भी प्रकार का पर्सन हो। प्लस देखो वी थर्ड ऑलरेडी इसमें होती है, हैड प्लस वी थर्ड।